नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज पर। आप देख रहे हैं मिड डे प्राइम। मैं हूं रमा त्यागी। अगले 1 घंटे में हम बात करेंगे देश भर की बड़ी खबरों की, बताएंगे दुनिया भर में कौन कौन सी खबरों पर है सबकी नजर, क्या चल रहा है खेल और अर्थ जगत में, और कुछ झलके फिल्म, कला और संस्कृति के क्षेत्र से भी। लेकिन सबसे पहले बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद में 20वें वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट का किया शुभारंभ। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने प्रधानमंत्री का किया स्वागत। पीएम मोदी ने कहा, वाइब्रेंट गुजरात सिर्फ ब्रांडिंग का आयोजन नहीं बल्कि मेरे और गुजरात के नागरिकों की आपसी बॉन्डिंग का आयोजन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छोटा उदेपुर के बोडेली में 5000 करोड़ रुपए से अधिक के प्रोजेक्ट का लोकार्पण और करेंगे शिलान्यास। मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस कार्यक्रम का होगा विस्तार। पीएम गुजरात के हजारों स्कूली कक्षाओं में सुधार और उन्नयन के लिए भी रखेंगे आधारशिला। राष्ट्रपति आज इंदौर में इंडिया स्मार्ट सिटीज पुरस्कार प्रतियोगिता ISAC 2022 के 66 विजेताओं को किया उन्होंने सम्मानित। इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव में राष्ट्रपति ने कहा, सतत विकास को ध्यान में रखकर स्मार्ट सिटी के लक्ष्य हो पूरे। राष्ट्रपति जबलपुर में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की नई बिल्डिंग की भी रखेंगी आधारशिला। खालिस्तानी और गैंगस्टर गठजोड़ पर आज NAI की बड़ी कार्रवाई। पंजाब, राजस्थान, यूपी, उत्तराखंड और दिल्ली समेत 6 राज्यों में 50 जगहों पर छापा। कनाडा ने अभी तक अपने आरोपों को साबित करने के लिए नहीं दिए कोई सार्वजनिक सबूत। विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर का बयान। भारत चीन संबंधों पर कहा, कभी नहीं रहे आसान रिश्ते, हमेशा समस्याएं रहीं। और 19वें एशियाड में महिलाओं की 50 मीटर राइफल फ्री पोजीशन में कौर समरा ने विश्व रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक जीता। वहीं आशी चौकसे ने कांस्य पदक जीता। इससे पहले मनु भाकर, ईशा सिंह और रिदम सांगवान की तिकड़ी ने महिलाओं की 25 मीटर एयर पिस्टल टीम इवेंट में जीता स्वर्ण पदक। और अब खबरों को देख लेते हैं विस्तार से। प्रधानमंत्री मोदी ने आज अहमदाबाद में वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट के 20 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित एक कार्यक्रम का शुभारंभ किया। अहमदाबाद की साइंस सिटी में आयोजित ये समारोह वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट के 20 वर्षों के कामयाब सफर का उत्सव है। गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी ने इसकी शुरुआत की थी। आज ये एक प्रमुख वैश्विक कार्यक्रम बन चुका है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने वाइब्रेंट गुजरात को ब्रांडिंग नहीं बल्कि बॉन्डिंग का आयोजन बताया। पीएम मोदी ने कहा कि ये वो संबंध है जो उनके और गुजरात के नागरिकों और उनके सामर्थ्य से जुड़ा हुआ है। दुनिया में गुजरात को बदनाम करने की साजिश रची गई, एक निराशा का माहौल खड़ा करने की कोशिश की गई। कहा गया कि गुजरात कभी भी अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पाएगा। उस संकट में भी मैंने संकल्प लिया कि चाहे परिस्थितियां जैसी भी हो, गुजरात को इससे बाहर निकाल के ही रहूंगा। हम गुजरात के पुनर्निर्माण ही नहीं बल्कि उसकी आगे की भी सोच रहे थे, और इसका एक प्रमुख माध्यम हमने बनाया वाइब्रेंट गुजरात समिट को। वाइब्रेंट गुजरात ये सिर्फ ब्रांडिंग का आयोजन भर नहीं है बल्कि इससे बढ़कर बॉन्डिंग का आयोजन है। दुनिया के लिए ये सफल समिट एक ब्रांड हो सकती है, लेकिन मेरे लिए ये एक मजबूत बॉन्ड का प्रतीक है। ये वो बॉन्ड है जो मेरे और गुजरात के
7 करोड़ नागरिकों से उनके सामर्थ्य से जुड़ा हुआ है। ये वो बॉन्ड है जो मेरे लिए उनके असीम स्नेह पर आधारित है। पीएम मोदी ने गुजरात के विकास में रोड़े अटकाने के तत्कालीन यूपीए सरकार के प्रयासों का जिक्र किया। पीएम ने कहा कि विदेशी निवेशकों को धमकाया जाता था, उसके बावजूद निवेशक गुजरात आए। उस समय केंद्र सरकार चलाने वाले गुजरात के विकास को भी राजनीति से जोड़कर देखते थे। केंद्र सरकार के मंत्री तब वाइब्रेंट गुजरात समिट में आने से मना कर दिया करते थे। व्यक्तिगत रूप से तो मुझे बताते थे कि नहीं हम जरूर आएंगे, तो ताने पीछे से डंडा चलता था, वो ना कर देते थे। सहयोग तो दूर की बात, वो रोड़े अटकाने में लगे रहते थे। विदेशी इन्वेस्टर्स को धमकाया जाता था कि गुजरात मत जाओ। इतना डराने के बाद भी विदेशी इन्वेस्टर्स गुजरात आए। इससे पहले पीएम मोदी ने वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट के 20 वर्ष पूरे होने पर आयोजित एक प्रदर्शनी का भी शुभारंभ किया और उसका अवलोकन किया। प्रदर्शनी गुजरात की विकास यात्रा पर आधारित है। वहीं पीएम मोदी ने साइंस सिटी में जलीय गैलरी का भी अवलोकन किया। इस गैलरी में जैव विविधता और समुद्री जीवन का नजारा होता है। ये गैलरी हमारे जलीय पारिस्थितिकीय तंत्र के गतिशील संतुलन को दिखाती है। पीएम मोदी ने इस गैलरी के अवलोकन को शिक्षाप्रद अनुभव बताया। उन्होंने कहा कि इससे जलीय जीवन के संरक्षण की भी सीख मिलती है। पीएम ने वहां शार्क टनल का भी अवलोकन किया। इसमें शार्क प्रजातियों की विविध श्रृंखला को प्रदर्शित किया गया है। पीएम मोदी ने इस अनुभव को रोमांचकारी बताया। और अब नजर डालते हैं अन्य राष्ट्रीय खबरों पर। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज राजस्थान के दौरे पर हैं। उपराष्ट्रपति ने बिट्स पिलानी संस्थान में शिक्षकों और विद्यार्थियों से संवाद किया। उपराष्ट्रपति ने भारतीय अर्थव्यवस्था की सराहना की। उन्होंने कहा कि देश आर्थिक तौर पर काफी मजबूत हुआ है। तो अनाउंसमेंट करूंगा। आई एम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स। देयर विल बी MOU बिटवीन इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स एंड बिट्स, and that will be signed within 4 weeks. या दूसरा अनाउंसमेंट, आई विल रिक्वेस्ट दी ऑनरेबल वाइस चांसलर कि अपने यहां से 50 to 100 स्टूडेंट्स पीरियोडिकली, बाकी सबके सब जाएं, आर इनवाइटेड, विल बी माई गेस्ट एट राज्यसभा। विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर पर्यटन मंत्रालय ने अनोखी पहल करते हुए दिल्ली मेट्रो में मेट्रो ट्रेन रैप और मेट्रो ट्रेन पैनल में ट्रैवल फॉर लाइफ और इनक्रेडिबल इंडिया का अभियान शुरू किया। यह अभियान आज से 1 महीने के लिए दिल्ली मेट्रो की येलो और ब्लू लाइन पर 1-to-1 ट्रेन में चलेगा। आज द्वारका सेक्टर 21 मेट्रो स्टेशन पर पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट ने हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को रवाना किया। ट्रेवल फॉर लाइफ जो प्रधानमंत्री जी का एक मिशन है कि इंसान को, मनुष्य को पूरे यूनिवर्स को देखना चाहिए। अभी हम भारत में हैं, हम कहें यहाँ देखिएगा, कितने अच्छे स्लोगन लिखे हुए हैं।
कि कुछ न कुछ नई चीज़ें सीखनी है। G20 में आपने देखा उन लोगों का भी इसमें सहयोग है। पूरे विश्व लेवल पर ट्रेवल फॉर लाइफ जो है मिशन जो यहाँ से हमने दिया है उसको सभी ने एडॉप्ट किया है। आज विश्व पर्यटन दिवस है। दुनिया भर में पर्यटन और हरित निवेश की थीम के साथ विश्व पर्यटन दिवस मनाया जा रहा है। आज की न्यूज़ लेंस में जानिए कब और कैसे हुई विश्व पर्यटन दिवस मनाने की शुरुआत, क्या है इसका उद्देश्य और भारत सरकार ने पर्यटन क्षेत्र के विकास के लिए उठाए हैं कौन कौन से महत्वपूर्ण कदम। पर्यटन न केवल विदेशी मुद्रा प्राप्त करने का एक साधन है, बल्कि राष्ट्रों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, समझ और शांति के लिए प्रयास का माध्यम भी है। ये क्षेत्र दुनिया में प्रत्येक 10 लोगों में से एक को रोजगार देता है और करोड़ों लोगों की आजीविका प्रदान करता है। वास्तव में कुछ देशों के राजस्व का प्रमुख स्रोत पर्यटन ही है। ऐसे में पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने के मकसद से संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन ने विश्व पर्यटन दिवस मनाने की शुरुआत की और पहली बार 27 सितंबर 1980 को विश्व पर्यटन दिवस मनाया गया। 27 सितंबर को ही विश्व पर्यटन दिवस मनाने की खास वजह थी क्योंकि 1970 में इसी दिन संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन के विधान को अपनाया गया था। 1980 से प्रतिवर्ष 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जा रहा है। इस साल विश्व पर्यटन दिवस का मुख्य समारोह सऊदी अरब के रियाद में हो रहा है, जिसकी थीम पर्यटन और हरित निवेश रखी गई है। विश्व पर्यटन दिवस का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के भीतर पर्यटन की भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाना है, साथ ही सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक मूल्यों के प्रति वैश्विक समुदाय को जागरूक करना भी है। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक जुलाई के अंत तक अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों का आगमन कोरोना महामारी के पूर्व स्तर के 84% तक पहुंच चुका है। इस साल जनवरी से जुलाई के बीच 70 करोड़ पर्यटकों ने अंतर्राष्ट्रीय यात्रा की, जो 2022 की इसी अवधि की तुलना में 43% अधिक है। 10 जैव भौगोलिक क्षेत्र और 42 विश्व धरोहर स्थल होने के कारण भारत में भी पर्यटन के विकास की पर्याप्त संभावनाएं हैं। चीन और जापान के बाद भारत एशिया की तीसरी सबसे बड़ी पर्यटन अर्थव्यवस्था है। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर्यटन के क्षेत्र की संभावनाओं को पहचानकर इस मोर्चे पर लगातार काम कर रही है। विदेशों में भारतीय धरोहरों को लोकप्रिय बनाने के लिए द हेरिटेज ट्रेल तो भारतीयों के लिए देखो अपना देश जैसे कदम उठाए गए हैं। धरोहर गोद लो के जरिए कॉरपोरेट जगत में भी अपनी विरासत के प्रति उत्तरदायित्व की भावना को विकसित किया जा रहा है। अतुल्य भारत और अतिथि देवो भव जैसे स्लोगनों के जरिए भी पर्यटकों को आकर्षित किया जा रहा है, जिससे दुनिया भारत की योग, चिकित्सा, संस्कृति, विचारधारा और प्राकृतिक सुंदरता के बारे में ज्यादा से ज्यादा जान सके। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज़। देश में स्वच्छता ही सेवा मुहिम चलाई जा रही है। देश के तकरीबन 13 करोड़ से ज़्यादा लोग इस मुहिम से जुड़ चुके हैं। ODF प्लस को लेकर भी अच्छी खबरें हैं। देश के 75% गांव ODF प्लस हो गए हैं। इन सभी मसलों पर जल शक्ति मंत्रालय के स्वच्छता एवं पेयजल विभाग में सचिव विनी महाजन से बात की हमारे संवाददाता चंद्रशेखर ने। एक तरफ पूरे देश में स्वच्छता ही सेवा अभियान चल रहा है और दूसरी तरफ ODF प्लस को लेकर के देश ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। इन सब पर बातचीत करने के लिए स्वच्छता एवं पेयजल विभाग में सचिव विनी महाजन इस वक्त हमारे साथ हैं। उनसे बात करते हैं। मैम, स्वच्छता ही सेवा मुहिम चल रही है और 1 तारीख को भी सुनने में आया कि बहुत बड़े लेवल पर एक कार्यक्रम होने जा रहा है। प्रधानमंत्री जी ने भी आह्वान किया है इसको लेकर के। क्या तैयारियाँ इस वक्त हो रही है पूरे देश में और क्या अचीवमेंट अब तक मिल पाई है? बहुत ही अच्छे नतीजे अभी से ही सामने आ रहे हैं, जबकि ये पखवाड़ा अभी चल रहा है, लेकिन अभी आज के आंकड़ों के मुताबिक ही 13 करोड़ से ऊपर लोगों ने इन गतिविधियों में भाग लिया है। लाखों की गिनती में गतिविधियां हुई हैं, उनके फोटोग्राफ्स भी अपलोड किए गए हैं। तो एक हमने पोर्टल तैयार किया है, स्वच्छ भारत का पोर्टल जो है, उस पर सभी ज़िले, सभी शहर अपनी गतिविधियां चिन्हित कर रहे हैं और सभी विभाग, सरकार के, केंद्र के हों चाहे राज्यों के हों, वो इन सब में अपनी भागीदारी कर रहे हैं। भारत का हर व्यक्ति 1 घंटा
1 अक्टूबर के दिन इस पे स्वच्छता पर अपना समय लगाए और 10 बजे से लेकर 11 बजे तक माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि वे स्वयं भी किसी स्थल पर जाएंगे और स्वच्छता की गतिविधि में भाग लेंगे। और हम सभी ने सबसे ये बात करी है और सभी राज्य, सभी केंद्र शासित प्रदेश, चाहे शहर में हो चाहे ग्राम में हो, और भारत के सभी विभाग हमारी सरकार के और राज्यों के इसमें जुट गए हैं कि इन गतिविधियों को भी एक पोर्टल बनाया गया है जिस पे उनको चिन्हित किया जा रहा है कि किस गांव में, किस शहर के किस वार्ड में क्या गतिविधि होगी ताकि लोग इसमें आगे आएं। ODF को लेकर के भी एक बड़ी कामयाबी है, 75% जो बताया जा रहा है कि गांव जो है ODF प्लस हो गए। तो ये किस प्रकार से कामयाबी हासिल हुई है और आगे क्या टारगेट है अब आने वाले कुछ समय की बात की जाए तो? हिंदुस्तान में 6 लाख गांव हैं और आज हमें बहुत ही गर्व है कि इन गांव में से 75% से भी ज़्यादा गांव, यानी कि लगभग 4.5 लाख गांव ने ये कहा है कि उन्होंने ODF प्लस की सीढ़ी पर कदम अपना रख लिया है। तो पहली सीढ़ी पर वो पहुंच गए हैं ODF प्लस हो करके। इसका मतलब या उन्होंने तरल कचरे का प्रबंध कर दिया या ठोस का प्रबंध कर लिया है। और सभी किस्म का प्रबंध भी लगभग 1 लाख गाँव ने कर लिया है। और ये विभाग नहीं कह रहे हैं, सरकार नहीं कह रही है, ये हर गांव में हम कहते हैं कि ग्राम सभा में यह विचारा जाए और अगर हो गया है ये प्रबंध तो प्रस्ताव डाला जाए। वो जो प्रस्ताव है वो हमारी वेबसाइट पे ऑनलाइन डलता है। तो इसका सब पूरा हम कोशिश करते हैं कि ट्रांसपेरेंसी रहे। तो आपने देखा कि ना केवल गोवर्धन मिशन, ना केवल स्वच्छ भारत ग्रामीण 2 की बात करें या फिर स्वच्छता ही सेवा मिशन की बात करें, ये तमाम योजनाओं के जरिए भारत संपूर्ण स्वच्छता की ओर लगातार तेजी से अपने कदम आगे बढ़ा रहा है। कैमरामैन शिव कुमार के साथ चंद्रशेखर, DD न्यूज़, दिल्ली। और मिड डे प्राइम में यहाँ लेते हैं एक ब्रेक, आप देखते रहिए DD न्यूज़। बहुत हार्ड वर्क करते हो, मेरी तरह स्मार्ट वर्क करो। क्यों? लॉटरी लगी है? लॉटरी समझो, शेयर मार्केट की एक मस्त स्कीम में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, गारंटीड हाई रिटर्न्स आएंगे। आपके गारंटीड हाई रिटर्न्स कोई करुण अर्जुन नहीं है जो जरूर आएंगे। मतलब? बाबा, शेयर मार्केट में जोखिम होता है, कोई भी गारंटीड हाई रिटर्न्स का वादा नहीं कर सकता, ये गैर कानूनी है। अच्छा? हाँ। सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है और अब बात ताज़ा खबर की। बाईसवें लॉ कमीशन की आज बड़ी बैठक होने जा रही है। इस बैठक में 3 कानूनों पर चर्चा होगी और आयोग अपना रुख स्पष्ट करेगा। बैठक का पहला मुद्दा वन नेशन वन इलेक्शन है, जिस पर लॉ कमीशन अपनी फाइनल रिपोर्ट तैयार करेगा। वहीं दूसरा मुद्दा पॉस्को कानून से जुड़ा है। इसमें पॉस्को कानून में उम्र घटाने पर विचार होगा। तीसरा मुद्दा ऑनलाइन FIR दाखिल करने के प्रावधान से जुटा है। ये बैठक जस्टिस ऋतुराज अवस्थी की अध्यक्षता में होगी। मुद्दों पर सिफारिशों को अंतिम रूप देने के बाद लॉ कमीशन अपनी रिपोर्ट कानून और न्याय मंत्रालय को भेजेगा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने पटना में ऋण पर ब्याज न चुकाने पर एक दलित महिला के साथ मारपीट करने और उसके कपड़े उतरवाने की कथित घटना पर बिहार सरकार को नोटिस भेजा है। आयोग ने कहा कि ये मानव अधिकारों का उल्लंघन है। रिपोर्ट से ऐसा प्रतीत होता है कि अपराधियों ने बिना किसी कानूनी डर के इस कृत्य को अंजाम दिया, जो चिंता का विषय है। आयोग ने बिहार के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को नोटिस जारी कर 4 सप्ताह के भीतर मामले में विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। रिपोर्ट के अनुसार 23 सितंबर 2023 को पटना के मौसिमपुर गांव में अनुसूचित जाति की 31 वर्षीय महिला के साथ क्रूरतापूर्वक मारपीट की गई। उसके कपड़े उतरवा दिए गए और कथित तौर पर ऋण पर अतिरिक्त ब्याज 1500 रुपये की राशि जो उसने एक स्थानीय व्यक्ति से उधार ली थी न चुकाने के परिणाम स्वरूप उसे यातना दी गई और उसके साथ अमानवीय व्यवहार किया गया। आयोग ने राज्य सरकार से कहा है कि रिपोर्ट में FIR की स्थिति, पीड़ित महिला की शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य स्थिति और उसे दिया गया मुआवजा यदि कोई हो वो भी शामिल होना चाहिए। पीड़िता अनुसूचित जाति समुदाय से है। SC/ST अधिनियम के तहत बनाए गए नियमों के प्रावधान के अनुसार मुआवजे की पात्र है।
और आगे बढ़ेंगे। बीजेपी के नेताओं ने आज बेंगलुरु में कर्नाटक की सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाया कि कावेरी नदी के जल बंटवारे मामले में सरकार पूरी तरह से विफल साबित हो रही है। पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने यहां तक कह दिया कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार दोनों तमिलनाडु के एजेंट की तरह काम कर रहे हैं। दरअसल बीजेपी समेत तमाम विरोधी दल और किसान संगठन और कन्नड़ संस्थाएं इस बात के खिलाफ हैं कि कर्नाटक के हिस्से का पानी तमिलनाडु को दिया जाए। Chief Minister Siddaramaiah and Shivkumar, they must know they should not behave like a Tamil Nadu agents. They must realize the actual facts. In almost all our reservoirs, water is not at all sufficient for even drinking purpose. Even then, they are releasing the water. That means they are behaving like a Tamil Nadu agents. That's why we are protesting today. एनआईए ने लॉरेंस बिश्नोई, बबिहा और अर्श डल्ला गैंग के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। एनआईए ने देश के 6 राज्यों में 50 से ज्यादा जगह पर छापेमारी की कार्रवाई की है। एनआईए को इनपुट मिले हैं कि गैंगस्टर खालिस्तानी और पाकिस्तान में बैठे आतंकवादी गठजोड़ कर देश के अलग अलग हिस्सों में जबरन उगाही, हथियारों की तस्करी और ड्रग्स के काले काम में लगे हुए हैं। पंजाब के सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या में लॉरेंस बिश्नोई और बबिहा ग्रुप का नाम सामने आया था। जानकारी के मुताबिक बबिहा ग्रुप पाकिस्तान में बैठे आतंकवादियों के संपर्क में भी था। एनआईए ने इससे पहले भी कई बार छापेमारी की कार्रवाई कर गैंगस्टर खालिस्तानियों और पाकिस्तान में बैठे आतंकवादियों के गठजोड़ पर प्रहार किया था और कई लोगों को गिरफ्तार भी किया था। एनआईए की ये छापेमारी पंजाब, राजस्थान, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और हरियाणा में चल रही है। एनआईए की 50 से ज्यादा टीमें छापेमारी के काम में लगी हुई हैं। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में एटीएम गार्ड की हत्या के मामले में छापेमारी चल रही है। पुलिस की राज्य जांच इकाई एसआईए दक्षिण कश्मीर के पुलवामा, शोपियां और अनंतनाग जिलों में कई स्थानों पर छापेमारी कर रही है। आगे बढ़ेंगे। राजस्थान में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी अभी से आश्वस्त नजर आ रही है और इसका मुख्य कारण है पीएम मोदी का मजबूत नेतृत्व। इसकी झलक एशियाड में भी देखने को मिल रही है, ये दावा कर रहे हैं डीडी डायलॉग जयपुर में शामिल हुए बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और जयपुर ग्रामीण से सांसद कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर। देखिए हमारे संवाददाता विशाल बैरिस्टो से उनकी बातचीत। और मेरे साथ हैं भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता और ओलंपिक मेडलिस्ट भी वो रहे हैं और केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं। आइए मुझसे बात करते हैं और जयपुर से सांसद भी हैं। राज्यवर्धन जी, जब हम बात करते हैं राजस्थान की, पिछली बार 1% से सरकार नहीं बन पाई बीजेपी की, इस बार किस तरह की तैयारी है? देखिए, पिछली बार और इस बार में एक बहुत बड़ा अंतर ये है कि प्रधानमंत्री मोदी जी का 9 वर्ष का काम राजस्थान को दिख रहा है। दूसरा, जो परंपरा रही है कि एक बार हम, ये इस तरह से जो चेंज, वो पिछली बार तो चल गया लेकिन इस बार उन्होंने 5 वर्ष का कांग्रेस का कुशासन देख लिया या झेल लिया और दूसरी तरफ 5 नहीं 9 वर्ष का सुशासन देख लिया। तो परिभाषा राजनीति की साफ है, स्पष्ट है। एक तरफ रिपोर्ट कार्ड की राजनीति है जहां आप जो काम करते हैं वो जनता को दिखाते हैं, दूसरी तरफ आपकी वंशवाद की राजनीति है जहां काम से मतलब नहीं है, सरनेम से मतलब है, वंश से मतलब है। तो मुझे लगता है जनता ने अब ये फर्क देख लिया। इस कारण से इस बार एक बहुत निर्णायक सरकार राजस्थान में बनेगी। बीजेपी के फेवर में क्या जाएगा, एंटी इनकम्बेंसी या इनफेंटिंग इन कांग्रेस पार्टी? हर तरह, ये तो मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं चुनाव के अंदर। तो इनका जो कुशासन रहा है वो तो है ही है। दूसरी तरफ प्रो इनकम्बेंसी जो प्रधानमंत्री मोदी जी की है वो असर डालेगी। इनके अंदर से जो खींचतान मची हुई है जो बहुत ही बड़े लेवल की है, देखिए छोटी मोटी खींचतान मैं मान सकता हूँ लेकिन बहुत बड़े लेवल की है, वो भी होगा। तो ये तो मल्टीपल फैक्टर्स काम करेंगे। एक आखिरी सवाल जो दूसरे तरह का रण है, एशियाड की अगर हम बात करें, आप स्पोर्ट्स पर्सन रहे हैं, ओलंपिक मेडलिस्ट रहे हैं, सिल्वर मेडलिस्ट रहे हैं, तो किस तरह का दिख रहा है परफॉर्मेंस जो आपने खेलो इंडिया कैंपेन शुरू करा, उसका कितना असर देखने को मिल रहा है? एक नया विश्वास भारत के अंदर है और वो मुझे लगता है वो आत्मविश्वास हर नागरिक के चेहरे पे दिखाई देता है। वो ये कि हम दुनिया में सर्वश्रेष्ठ हैं, हम किसी से कम नहीं हैं
और हमारी टक्कर में कोई नहीं है। और प्रधानमंत्री मोदी जी उसको बार बार याद दिलाते रहते हैं कि एटीट्यूड बना दिया है उन्होंने भारतीयों के अंदर, कोई भी क्षेत्र हो हम उसके अंदर सर्वश्रेष्ठ हैं। तो आपने सुना कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर को, उन्होंने कहा कि राजस्थान में बीजेपी जीतेगी और देश के लिए हमारे खिलाड़ी जीतेंगे एशियाड में। कैमरामैन संजीव शर्मा और प्रमोद के साथ मैं विशाल बरिस्टू, डीडी न्यूज़ जयपुर। राजस्थान में चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। इस चुनाव में भाजपा और कांग्रेस दोनों के लिए सचिन पायलट फैक्टर बहुत अहम है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट के रिश्तों में अब भी खटास कायम है। हमारे संवाददाता विशाल बैरिस्टो ने डीडी डायलॉग के दौरान सचिन पायलट से खास बातचीत की। राजस्थान में जल्दी होंगे विधानसभा चुनाव। जीत किसकी होगी ये तो जनता तय करेगी, लेकिन एक फैक्टर है जिस पर दोनों बीजेपी और कांग्रेस की निगाहें हैं और वो है सचिन पायलट। वो तय करेंगे किसकी जीत होगी, ऐसा कहा जा रहा है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। पार्टी हमारे यहाँ राजस्थान में 2 ही पार्टियों के बीच चुनाव होता है और मैं ऐसा मानता हूँ कि इस बार परंपरा टूटेगी और कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। हम लोगों ने 5 साल काम किया है और भाजपा ने अनफॉर्चुनेटली एक विपक्ष की भूमिका निभाने में वो नाकामयाब रहे हैं। और देश में जो हालात हैं, महंगाई का, बेरोज़गारी का, नौजवानों का जो हाल है, किसानों के जो हाल हैं, उससे लोग बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड नहीं हैं। इसलिए राजस्थान के संदर्भ में मैं कह सकता हूँ पूरे आत्मविश्वास के साथ कि यहाँ सरकार कांग्रेस पार्टी की बनेगी दोबारा। दोनों ही पार्टी की जीत या हार वो आप पे डिपेंड करती है, तो ये कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके ऊपर? मेरे पे डिपेंड करता है कांग्रेस की जीत और बीजेपी की हार। बीजेपी के खिलाफ हमेशा हमने चुनाव लड़े हैं और मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी के अंदर आज वो नेतृत्व क्षमता नहीं है कि जनता का विश्वास वो बटोर सके। इसलिए लोग दोबारा पुनः कांग्रेस पार्टी को और हम सबके जो बातें हैं उस पर विश्वास करेंगे, हमको वोट डालेंगे। एक आखिरी सवाल, आपने कहा कि सीनियर्स को हैंड होल्ड करके यंगस्टर्स को आगे लाना चाहिए, तो ये मैसेज किसके लिए है? क्योंकि देखो, जब मैं अध्यक्ष था तो मैंने कम से कम ऐसे दर्जनों लोगों को पार्टी का टिकट दिया था जो उस टाइम 25, 28, 30 साल के नौजवान लड़के लड़कियां थे। वो चाहे एमएलए के टिकट हों, चाहे यूनिवर्सिटी के टिकट हों या पार्षद के या नगर पालिकाओं के। तो नौजवानों को अगर मौका नहीं देंगे, प्लेटफॉर्म नहीं देंगे तो अपनी प्रतिभाओं को वो कैसे प्रदर्शित करेंगे। इसलिए हर व्यक्ति को कोशिश करनी चाहिए कि अपने से कम उम्र के लोगों को वो स्पेस दें, उनको गाइडेंस दें और उनको आगे बढ़ने का मौका दें, क्योंकि देश इतना नौजवान है तो लीडरशिप को भी उसके अनुरूप ही अपने आप को ढालना चाहिए। तो ये थे सचिन पायलट, जिनका बिल्कुल मैसेज साफ है कि जो सीनियर्स हैं उनको यंगस्टर्स को आगे आने देना चाहिए। कैमरामैन संजय जैना के साथ मैं विशाल बैरिस्टू, डीडी न्यूज़ जयपुर। दिल्ली में पिछले 2 दिनों से चल रहा सीपीएसई गोलमेज सम्मेलन और प्रदर्शनी 2023 का मंगलवार को समापन हो गया। सीएसआर गाथा, सीपीएसई और कार्यान्वयन एजेंसियां विषय पर आयोजित प्रदर्शनी में डीडी न्यूज़ भी आकर्षण का केंद्र बना रहा। कैसे, बता रहे हैं हमारे संवाददाता गिरीश निशाना अपनी इस खास रिपोर्ट में। लोक उद्यम विभाग यानी डीपीई द्वारा केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के समर्थन और स्कोप के सहयोग से आयोजित सीपीएसई गोलमेज सम्मेलन और प्रदर्शनी 2023 मंगलवार को संपन्न हो गई। दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित इस 2 दिवसीय सम्मेलन में प्रशासनिक व्यवस्था, कॉरपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी यानी सीएसआर और समझौता ज्ञापन जैसे मुद्दों पर चर्चा की गई। इसमें सीपीएसई के वरिष्ठ अधिकारी, कार्यान्वयन एजेंसियां, हितधारक मंत्रालय और आकांक्षी जिलों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। जो ये कॉन्फ्रेंस की गई है इसमें बेसिकली जितने भी सीपीएसईज हैं उनको एक एक्सपोजर दिया गया है, जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशंस यहाँ हैं उनके साथ ही साथ एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो सीपीएसईज हैं और जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में क्या तालमेल में दिक्कत है, कुछ एनजीओज़ यहाँ जो वर्क कर रही हैं उनको क्या इश्यूज़ फेस हो रहे हैं, साथ ही साथ कैसे कोऑर्डिनेशन किया जाता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की क्या प्रायोरिटीज़ हैं, उन सब के बारे में यहाँ पर डिटेल में एलेबोरेट किया गया है। और कैसे खासकर एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर हम हेल्थ, एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट, स्पोर्ट्स, इन सब के ऊपर हम देख के काम कर सकते हैं। गोलमेज सम्मेलन के साथ ही सीएसआर गाथा, सीपीएसई और कार्यान्वयन एजेंसियां विषय पर एक प्रदर्शनी भी आयोजित की गई। प्रदर्शनी के जरिए सार्वजनिक स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा और खेल आदि की दिशा में सीएसआर गतिविधियों के जरिए सीपीएसई के योगदान को प्रदर्शित किया गया। डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज को थैंक्स करना चाहेंगे, जिनकी जो सोच थी, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, हमारे सभी पीएसयू, सीपीएससी जो इसमें काम कर रहे हैं सीएसआर में, और जो एनजीओज़ हैं जो रियल में फील्ड में जाकर काम करते हैं, उन सबको एक प्लेटफॉर्म पे लेके आना, उनको पूरा शोकेस करना, हाईलाइट करना। और ऊपर जो मंथन चल रहा है 2 दिन का, जिसमें काफ़ी विचार आए हैं, काफ़ी नए आइडियाज़ आए हैं और काफ़ी जो प्रॉब्लम्स हर सेक्टर को आ रही हैं और जो सपोर्ट एक दूसरे चाहिए वो सब डिस्कस हो रहा है। तो इससे काफ़ी कुछ नया बन के आएगा
DP has organized a very good event for all central public sector enterprises, and many big companies are participating along with the Mini Ratna and other Navratna companies. So we are a Mini Ratna company, and we have been doing CSR for so many years, right from 12-13 onwards. So our expenditure is not that much, but we are holistically contributing to the weaker section of the society, underprivileged. इस प्रदर्शनी के माध्यम से लोगों ने ये भी जाना कि लोक सेवा प्रसारक प्रसार भारती के अंतर्गत डीडी न्यूज के संवाददाता किस तरह से देश के ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों में जाकर रिपोर्टिंग करते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण ये रहा कि डीडी न्यूज पर प्रसारित खबरों को ज्यादातर संस्थाओं ने अपने अपने स्टॉलों पर प्रदर्शित भी किया, जो कि प्रदर्शनी का सबसे बड़ा आकर्षण का केंद्र रहा। गिरीश निशाना की रिपोर्ट, डीडी न्यूज, दिल्ली। और मीडिया प्राइम में फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। चाची, कल्याण भव, सुखी भव, और सबसे जरूरी आशीर्वाद आयुष्मान भव। वो तो मोदी सरकार सबको दे रही है। देश के धनी आदमी जिस प्रकार से आरोग्य की सेवा प्राप्त कर सकते हैं, अब मेरे देश के गरीब को भी वही सेवाएं उपलब्ध होनी चाहिए। शुरू हो रहा है आयुष्मान भव अभियान 17 सितंबर से। आयुष्मान आपके द्वार का तीसरा चरण। मोबाइल से ही बन जाएगा आयुष्मान कार्ड। आयुष्मान मेला आयोजन, जहां कई बीमारियों की होगी मुफ्त जांच और इलाज। अंगदान शपथ पंजीकरण, जिससे हमारे बाद भी किसी और को मिले जीवन। रक्तदान शिविर और आयुष्मान सभा का आयोजन। इन सुविधाओं का लाभ उठाने नजदीकी आयुष्मान हेल्थ और वेलनेस सेंटर पर जाएं। अब होगा जन जन आयुष्मान। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करें, गारंटीड रिटर्न से लाखों कमाएं। ये लिमिटेड ऑफर सिर्फ आपके लिए। नागिन की आंख में कैमरा फिट होता है। तुम भी क्या बकवास में यकीन करती हो? आप भी तो वही कर रहे हो पापा। शेयर मार्केट में कोई गारंटेड रिटर्न्स का वादा नहीं कर सकता। ऐसा कोई मैसेज, मेल या ऐड दिखे तो समझिए गलत है। ऐसे स्कीम निवेशक के साथ धोखा है और कानूनन अपराध भी। कितनी बार तो समझाया आपको। समझकर इन्वेस्ट कर। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है और अब देखते हैं अर्थ जगत से जुड़ी खबरें। यूपीआई के जरिए लेन देन इस साल की पहली छमाही यानी जनवरी जून अवधि में बढ़कर 83.17 लाख करोड़ रुपए पहुंच गया। ये एक साल पहले की समान अवधि के 56.59 लाख करोड़ रुपए से 47% ज्यादा है। वर्ल्ड लाइन की जारी रिपोर्ट के मुताबिक पहली छमाही में कुल 51.91 अरब यूपीआई लेन देन हुए, जो सालाना आधार पर 62% ज्यादा है। खास बात यह है कि सिर्फ अगस्त में यूपीआई के जरिए डिजिटल भुगतान की संख्या कई गुना बढ़कर 10 अरब पहुंच गई। रिपोर्ट के मुताबिक इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह के रूप में सरकार को जनवरी जून 2023 में 303.4 अरब रुपए की कमाई हुई। ये आंकड़ा एक साल पहले की समान अवधि के 242.2 अरब डॉलर से 25.3% अधिक है। रिपोर्ट के मुताबिक इस साल की पहली छमाही में क्रेडिट कार्ड के जरिए 7.94 लाख करोड़ रुपए के 1.550 अरब लेन देन हुए। और भारत का फार्मास्यूटिकल उद्योग अब एक प्रमुख वैश्विक खिलाड़ी बनकर नई ऊंचाइयों पर पहुंचेगा। फार्मा मेडटेक क्षेत्र में राष्ट्रीय नीति अनुसंधान और विकास के शुभारंभ के साथ भारत वैश्विक मूल्य श्रृंखला को बढ़ा सकता है। डीडी न्यूज संवाददाता तापस भट्टाचार्य ने इस बारे में और अधिक जानकारी दी। मैम, सबसे पहले तो ये बताइए कि ये जो पॉलिसी है एक तरह से गेम चेंजर के हिसाब से बात की जा रही है कि R&D और अलग अलग पहलू हैं इसके, तो कुछ इसके जो सेलियंट फीचर्स हैं वो हम लोगों को बताएं। हाँ, आप सब जानते हैं कि भारत को फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है और भारत में जेनेरिक ड्रग्स के उत्पादन की क्षमता काफ़ी ज़्यादा है। साथ में हमारे यहाँ मेडिकल डिवाइसेस की भी अच्छी इंडस्ट्री है। हम चाहते हैं कि ये दोनों इंडस्ट्री सिर्फ कॉस्ट कॉम्पिटिटिव एडवांटेज से आगे बढ़ के इनोवेशन और
अनुसंधान पे ध्यान दें। इस पॉलिसी के तहत हम रेगुलेटरी जो नियंत्रण रहता है उसमें भी थोड़ा सा स्ट्रीमलाइनिंग लाना चाहते हैं। सेकंड, दूसरा, हम दोनों इंडस्ट्री को रिसर्च करने के लिए, रिसर्च करके जो आज की ज़रूरियत है, कल की ज़रूरियत, आवश्यकता है, उन प्रोडक्ट्स पे अनुसंधान करने के लिए प्रोत्साहन देना चाहते हैं। और तीसरा, हम ये चाहते हैं कि जो भारत में पब्लिक सेक्टर और खानगी क्षेत्र में और प्राइवेट सेक्टर में जो रिसर्च हो रहा है अलग अलग जगह पे, उसमें थोड़ा सा इंटीग्रेशन हो, कोऑर्डिनेशन हो, संकलन हो, तो हमको कम कीमत पे अच्छी क्वालिटी की इनोवेटिव ड्रग्स एंड डिवाइसेस मिल पाए। ये जो प्रिप है, जो प्रमोशन फॉर इनोवेशन एंड रिसर्च पॉलिसी है, ये एक तरह से जो इंस्टीट्यूट्स है जो साइलोज में अभी तक काम करते थे, अब उनको एक अम्ब्रेला के नीचे लेके आएंगे। तो कितना गवर्नमेंट का आउटले गवर्नमेंट ने सोचा है कि इतना पैसा हम इस पॉलिसी में लगाएंगे, इससे हमें इस तरीके से बेनिफिट होगा? हाँ, तो एक तो प्रिप का आज की तारीख में हमारे पास आउटले 5,000 करोड़ का है। इस 5,000 करोड़ को दो भाग में बांटा गया है। 700 करोड़ का हम पब्लिक सेक्टर में, मतलब कि जो नाइपर्स हैं डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स के, उनमें हम सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस बनाएंगे जिसमें स्पेसिफिक एरियाज़ पे रिसर्च होगा और एक पब्लिक कैपेबिलिटी तैयार होगा, एक क्षमता तैयार होगा। दूसरा जो अमाउंट है 5,000 का, बाकी जो 4300 करोड़ का जो अमाउंट है, उसमें हम इंडस्ट्री को 6 प्रायोरिटी एरियाज़, अग्रिमता के जो क्षेत्र हैं जिसमें ड्रग डिस्कवरी आ गया, एंटीवायरल ड्रग डेवलपमेंट आ गया, ड्रग डिलीवरी सिस्टम्स आ गई, जो AI लिंक्ड मेडिकल डिवाइसेस हैं, ऐसे हम 6 पसंद किए हुए क्षेत्र में इंडस्ट्री को अपना पैसा लगा के रिसर्च करने के लिए प्रोत्साहन देंगे। मैम, जैसे DBT हो गया, GST के इंस्टीट्यूट्स हैं, इन इंस्टीट्यूट्स को आप लोग कैसे अपने साथ लेके चलेंगे? वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की तारीख में हमारे पास रिसर्च तो हो रहा है, भारत में रिसर्च की क्षमता भी बहुत अच्छी है और अलग अलग विभागों में ये रिसर्च बटा हुआ है, क्योंकि बिकॉज ऑफ हिस्टोरिकल रीजंस। तो बायोटेक्नोलॉजी, CSIR, DST, नाइपर्स, ICMR, सब जगह मेडिकल, क्लिनिकल और फार्मास्यूटिकल रिसर्च हो रहा है। उपरांत IIT में भी आप जानते हैं कि वहाँ पे भी मेडिकल डिवाइसेस, मेडिकल टेक्नोलॉजी की रिसर्च हो रही है। हमने इसमें एक परिकल्पना ये किया है कि सारे ऐसे इंस्टीट्यूट्स जो अपने अपने क्षेत्र में रिसर्च कर रहे हैं, उनमें एक कोऑर्डिनेशन होगा, एक काउंसिल बनाने की एक परिकल्पना है। रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन और रिसर्च प्रायोरिटाइजेशन, ये 2 हमने प्रिंसिपल्स पसंद किया है इस पॉलिसी में। एंड थ्रू प्रिप हम चाहते हैं कि इन सब जो क्षेत्र में, अलग अलग इंस्टीट्यूशंस में जो रिसर्च हो रहा है, जो संशोधन हो रहा है, उसमें इंटीग्रेशन हो ऑन द सेलेक्टेड नेशनल प्रायोरिटीज़। मैम, इस वक्त जो मार्केट शेयर है भारत का फार्मा एंड मेडटेक सेक्टर में करीब 50 बिलियन USD है। इस पर्टिकुलर ये जो पॉलिसी है, इससे आपको लगता है कि हम लोग जो 150 बिलियन का मार्क है उसको पाने में बहुत जल्दी हम लोगों को मिल जाएगा? मैं समझती हूँ कि ये पॉलिसी और स्कीम दोनों इसमें बहुत ही अहम भूमिका निभाएंगी, क्योंकि जो ग्रोथ हम देख रहे हैं 50 से 130 या 100 बिलियन तक जाने का, उस ग्रोथ का लगभग 2/3 हिस्सा इनोवेशन से आएगा। तो अगर हम इनोवेशन को प्रोत्साहन नहीं देंगे, इनोवेशन करने के लिए एक इकोसिस्टम नहीं बनाएंगे, तो ये जो ग्रोथ हम अपेक्षा कर रहे हैं वो शायद मुमकिन नहीं है। तो इस पॉलिसी के अंतर्गत लगभग कम से कम सालाना हम एडिशनल 10 से 12 बिलियन का ग्रोथ देख सकते हैं, अगर ड्रग डिस्कवरी करने में इंडस्ट्री इस पॉलिसी का भरपूर उपयोग करके, प्रिप का उपयोग करके आगे बढ़ती है। बड़ी कंपनियां जो हैं भारत में, वो आज भी अपने सालाना आवक का लगभग 10% रिसर्च पे लगाती है, पर ये रिसर्च काफ़ी जगह इंक्रीमेंटल होता है, ड्रग डिस्कवरी नहीं होता, ट्रांसफॉर्मेटिव रिसर्च शायद होने की ज़रूरत है। तो मैं समझती हूँ कि इस पॉलिसी और इस PRIP के कारण इंडस्ट्री अपने रिसर्च एफर्ट्स को फोकस करेगी, इंटेंसिफाई करेगी, सुदृढ़ बनाएगी, और जो हमारी प्रायोरिटीज़ हैं उस पे रिसर्च करके जो इकोनॉमिक एंड पब्लिक हेल्थ बेनिफिट्स हमको मिलनी चाहिए, वो लाने में इंडस्ट्री ज़रूर आगे बढ़ेगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ये थी सेक्रेटरी फार्मास्यूटिकल मिनिस्ट्री से, जो बता रही थी कि किस तरीके से ये जो पर्टिकुलर इनोवेशन पॉलिसी है, इससे कितना बड़ा लाभ मिलेगा और एक तरह से ये मील का पत्थर साबित हो सकता है पूरी इंडस्ट्री के लिए। काम पर्सन राजेश शर्मा के साथ मैं तापस भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, दिल्ली। और अब देखिए कारोबार जगत की सुर्खियां फटाफट अंदाज में।
वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी परिषद की अगली बैठक 7 अक्टूबर को होगी। इस बैठक में ऑनलाइन गेमिंग पर 28% जीएसटी लागू करने से जुड़े तौर तरीकों पर चर्चा करने समेत कई लंबित मुद्दों पर चर्चा होने के आसार हैं। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने गैर सूचीबद्ध स्टार्टअप के लिए एंजल टैक्स के नियमों में और ढील दे दी है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने परिवर्तनीय तरजीही शेयरों के लिए 10% सेफ हार्बर का विस्तार किया है, जो अभी तक केवल इक्विटी शेयरों के लिए प्रस्तावित था। रेमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्स ऑन एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स यानी रोड टेप स्कीम अब 30 जून 2024 तक जारी रहेगी, जो इस साल 30 सितंबर को खत्म हो रही थी। बता दें कि इस स्कीम के तहत निर्यात किए जाने वाले आइटम के निर्माण के दौरान लगने वाले विभिन्न प्रकार के शुल्क व टैक्स को सरकार निर्यातकों को वापस कर देती है। केंद्र सरकार ने आरबीआई के डिप्टी गवर्नर एम राजेश्वर राव का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया है। एम राजेश्वर राव को 9 अक्टूबर 2023 से अगले आदेश तक जो भी पहले हो 1 साल की अवधि के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर के रूप में फिर से नियुक्त किया है। शेयर बाजार नियामक यानी सेबी ने डीमैट अकाउंट में नॉमिनी के जोड़ने की आखिरी तारीख को आगे बढ़ा दिया है। सेबी ने मौजूदा डीमैट खाता धारकों के लिए नॉमिनी का विकल्प प्रदान करने या फिर नॉमिनी को न रखने की समय सीमा को 3 महीने बढ़ाकर 31 दिसंबर तक करने की घोषणा की है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों के बढ़ने का सिलसिला जारी है। आज ब्रेंट क्रूड ऑयल $94 प्रति बैरल से ऊपर कारोबार कर रहा है। 2000 के नोट को वापस लौटाने की अंतिम तिथि 30 सितंबर है। लोगों के पास इसे लौटाने या बैंक में जमा करने के लिए केवल 4 दिन का समय बाकी रह गया है। बता दें कि 1 सितंबर तक बैंकों के पास लगभग 93% 2000 के नोट वापस आ चुके हैं। आगे बढ़ते हैं खबरों में। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी एनडीएमए आज अपना 19वां स्थापना दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाला एनडीएमए भारत में आपदा प्रबंधन के लिए शीर्ष निकाय है। एनडीएम की स्थापना दिवस के मौके पर आज नई दिल्ली में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आपदा में कमी लाने का विजन विषय पर आयोजित इस कार्यक्रम को नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी ने संबोधित किया। उन्होंने आपदा प्रबंधन की दिशा में एनडीएमए के कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि एनडीएमए ने बेहद दक्षता के साथ अपने दायित्वों को पूरा किया है। सुमन बेरी ने कहा कि एनडीएमए ने आपदा प्रबंधन के लिए नवीनतम तकनीकों का भी बखूबी उपयोग किया है। NDMA has played a pivotal role in strengthening the disaster risk management in our country, along with its dedicated team of experts and, as we saw today, volunteers. The institution has worked tirelessly to develop comprehensive disaster management policies, strategies, and frameworks. It has championed the cause of disaster risk reduction, capacity building, and community resilience. The NDMA has embraced the latest advancements in technology, established early warning systems, and promoted research and innovation in disaster management. और आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के छोटा उदेपुर के बोडेली पहुंच गए हैं। पीएम यहां 5000 करोड़ रुपए से अधिक के प्रोजेक्ट का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। तो प्रधानमंत्री पहुंच गए हैं बोडेली, जहां पर बड़ी परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण प्रधानमंत्री करेंगे। बेहद भव्य स्वागत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उनके और गुजरात के बीच ब्रांड नहीं बल्कि बॉन्डिंग का संबंध है। पीएम बड़ी परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे और आधारशिला रखेंगे। पीएम विद्या समीक्षा केंद्र 2.0 परियोजना की आधारशिला रखेंगे। आप ये दृश्य देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं बोडेली, जहां पर प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत। प्रधानमंत्री के स्वागत में उत्साह